वेलकम बैक ख्वातीन-हज़रात। बात हो रही है वीना मलिक से। चलिए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। अब तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया है? शायद तकरीबन 15 फिल्मों में। 15 फिल्मों। आप अपनी किस फिल्म के डायलॉग्स को बेहतरीन कहेंगी? बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मेरा तीन फिल्में सेलेक्ट मुझे पसंद है अपना कैरेक्टर, 20 में से 3 मगर सेलेक्ट कर लें। अभी तक अगर आप मुझे कहेंगे कि मैंने कोई आइडियल रोल किया है किसी फिल्म में, तो यकीनन नहीं, क्योंकि अभी आइडियल इज येट टू कम। नहीं, आपका जो आइडियल रोल है वो मुझे इल्म है, वो है कॉप और स्पाई का। वो पता नहीं कब मिलेगा और कैसे होगा, वो तो मुझे नहीं पता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अब तक के जो रोल आपने किए उसमें कौन सा रोल पसंदीदा है आपके लिए और कौन सा डायलॉग? ऐसा कोई डायलॉग तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, मगर मुंबई 125 किलोमीटर में जो मैंने एक कैरेक्टर किया है, दैट इज माय फेवरेट सो फार। आपने अब तक जो फिल्मी किरदार किए उसमें से कौन सा ऐसा किरदार है जिसमें आपको फख्र है अदर देन 1 to 5? जिंदगी 50-50 में मैं जिस लड़की का किरदार निभा रही हूँ वो बहुत शानदार है, और डर्टी पिक्चर जो कन्नड़ा वर्जन में मैं कर रही हूँ, आई थिंक वो इतना खूबसूरत किरदार है कि यकीनन मैं उस पर फख्र करूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं हूं क्वीन, थोड़ी स्नोबॉय थोड़ी मीन। व्हाट डू यू मीन बाय मीन? मीन से मुराद है वीना मलिक। मीन आई मीन थोड़ी नास्टी, थोड़ी कमीनी। मीन। वीना, क्या ये हकीकत है कि आपसे कहा गया, he told me that the tattoo will be very bold and will cover the upper portion of the body, which it did not? जी बिल्कुल, आप FHM के शूट के हवाले से बात करें। सबसे पहले आज मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात क्लियर करना चाहती हूं कि अगर मुझे इस टेबल पर 10 करोड़ रुपए रखकर ये ऑफर किया जाता कि वीना मलिक आप बिना कपड़ों के नजर आएंगी, कोई कपड़े नहीं होंगे आपके जिस्म पर, और आपके बाजू पे ISI का टैटू लिखा होगा, हम आपको 10 करोड़ देते हैं, क्या आप ये शूट करेंगी? मैं उस 10 करोड़ पर थूकूंगी, तभी शूटिंग करूंगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये लिहाजा जब ये बयान क्या है? उन्होंने मुझे आइडिया भेजा, मैं आपको बताती हूं। आइडिया ये था कि मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे टैटूज होंगे, जिसमें एक टैटू ISI का होगा, उसमें टैटू ये भी होगा, एंटी वॉर का एक टैटू होगा, I am me का टैटू होगा। बहुत सारे टैटूज उन्होंने मुझे दिखाए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि एक टैटू ISI का होगा। मैंने उनसे पर्टिकुलरली पूछा था कि ISI का टैटू क्यों होगा। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप ISI इंडिया, बल्कि आप अभी भी ISI इंडिया में आप गूगल करें तो ISI इंडिया के हुकूमत की एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑथेंटिसिटी की स्टैंप है। ISI का टैटू आपको इंडिया में सिलेंडर्स पे, हेलमेट्स पे, सीट कवर्स पे, हर जगह पे नजर आता है, और उनका आइडिया यह था कि वो टैटू मेरे ऊपर लगाएंगे, जिसका मतलब होगा कि वेरीफाइड, ऑथेंटिक। लेकिन इसके बावजूद मैंने उन लोगों को यह कहा था कि आप जब मेरा शूट करेंगे और आप वो तमाम टैटूज मेरी बॉडी पे डालेंगे, आप मुझसे अप्रूव कराएंगे, इफ दिस विल मेक सेंस, तो आप वो प्रिंट करेंगे। अगर ये मुझे पसंद नहीं आएगा तो आप वो प्रिंट नहीं करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ उन्होंने मेरे कपड़े उड़ा दिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, बल्कि मेरे बाजू पे ISI का टैटू भी डाला, और सिर्फ ISI का टैटू डाला। और मैं आज तक हमेशा अपने लोगों से कहती आई हूं कि वो तस्वीरें डॉक्टर्ड थी, मॉर्फ थी, मगर उसके बावजूद आज भी लोगों का सवाल यही होता है कि आपने वो टैटू लगाया, आपने टॉपलेस शूट किया। अच्छा वीना, कैन यू अलाउ मी, क्योंकि ये कहानी तो हम सारे जानते हैं, मैंने तो उस कहानी में से एक लफ्ज निकाला है, मुझे उसका जवाब चाहिए। जो आपका बयान है, आपने ये कहा, जब ये सब कुछ बातें आप कह चुकी हैं, प्रेस में आ चुकी हैं, छप चुकी हैं, मैं चूंकि नई बात जानना चाहता हूं। आपने कहा कि ही टोल्ड मी दैट द टैटू विल बी वेरी बोल्ड एंड विल कवर द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, विच इट डिड नॉट। क्या ये हकीकत है कि उसने आपको नॉट ओनली ISI टैटू, ही सेड दैट टैटूज, not ISI tattoo. Right. Tattoos will cover your upper body. But unfortunately, जब उन्होंने प्रिंट किया तो वो सिर्फ और सिर्फ ISI का अच्छा, आज आप that was not my choice. आज आप इसका डिनाई कर रही हैं किसी ऐसी शूट के हवाले से जिसमें आपको न्यूड दिखाया गया। क्या ये हकीकत नहीं कि इससे पहले भी नेट के ऊपर एक ऐसी शूट मौजूद है जिसमें आपकी न्यूड पिक्चर्स हैं और जिसको पाकिस्तान के एक क्रिकेटर के भाई फोटोग्राफर ने शूट किया? क्या सबूत है किसी के पास कि वो तस्वीरें मेरी हैं या मैंने शूट किया है? देखिए, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में रहते हैं कि हमारे तस्वीरों को मॉर्फ करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, और हिस्ट्री में हमेशा से एक्ट्रेसेस की तस्वीरें मॉर्फ होती आई हैं। मगर आज तक मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं,
میں نے آج تک زندگی میں نہ کبھی کوئی نیوڈ شوٹ کیا ہے اور نہ ہی کوئی کبھی ٹاپ لیس شوٹ اور نہ کریں گی اپنی پوری زندگی اور نہ کریں گی Never. اور نہ کریں گی اور میرا نیوڈ شوٹ کرنے کا کوئی زندگی میں ارادہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ اب آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں کیونکہ ان سے آپ کی ناراضگی کی وجہ یہی تھی اور اب آپ نے وعدہ کر لیا کہ آپ کبھی بھی نیوڈ شوٹ نہیں کریں گی. میں نے ماضی میں کبھی نیوڈ شوٹ نہیں کیا تھا, میں مستقبل میں بھی کبھی نیوڈ شوٹ نہیں کروں گی. اور میرے والد کے ساتھ میری کچھ چپکلش تھی, وہ اس لیے کہ جب یہ شوٹ آیا تھا تو میرے ابو اس لیے ناراض تھے, اور ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, مگر ابھی میرے اور میرے والد کے بیچ میں تعلقات اچھے ہیں. ایف ایم ایچ کو آپ نے سو کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, ایف ایچ ایم کو میں نے سو کیا ہوا ہے. بنا مجھے آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے یہ کبھی کہا کہ محمد آصف قومی ہیرو نہیں بلکہ نشئی ہے؟ نہیں, میں نے یہ زندگی میں کبھی نہیں کہا. آپ نے کہا وہ عورتوں کا پیسہ کھاتا ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ نے کہا وہ مجرے دیکھتا ہے؟ ایسا میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے آج تک ایسا بیان کبھی نہیں دیا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہو سکتے. چلے ٹھیک ہے. میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ محمد آصف جو ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ تھے, اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے لیے ہی کھیلتے. آئی سی سی سے آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا آصف کے خلاف؟ آپ نے نہیں کہا کہ اس کا نام ای سی ایل لسٹ پہ ڈال دیا جائے؟ ایسا کرتی ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بعد میں؟ بالکل, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. میں نے کبھی بھی کوئی اپلیکیشن نہیں دی ہے جس میں کہا جائے کہ آصف کا نام ای سی ایل میں ڈالیں, اور ان تمام باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. Why would I say that? کیا کبھی آپ نے یہ بھی کہا کہ آصف کے مارنے پیٹنے کے نشانات آپ کے جسم پر موجود ہیں؟ جی بالکل, آصف مجھ پہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, اور میرے میک اپ آرٹسٹ اکثر ان داغوں کو چھپایا کرتے تھے, جو کہ ایک حقیقت ہے. آپ جیسی بولڈ, بریو اور بریلینٹ, بیوٹیفل لڑکی کو آصف مارتا تھا اور آپ مار کھا لیتی تھی؟ اور آپ مار کھا لیتی تھی؟ جی بالکل کھا لیتی تھی. جی کھا لیتی تھی, because I was in love with him. کبھی آپ نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا؟ کبھی نہیں. جب محبت کی جائے تو مار کھا لینی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں نے اسے چھوڑ دیا. محبت میں سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی بھی نا؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے چھوڑ دیا. اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو شاید میں اسے کبھی نہ چھوڑتی. بنا مجھے اجازت ہے کہ جو شخص میری عزت نہیں کرتا, کیونکہ میں خود کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ چیز ہوں, میں خود پہ بہت مجھے فخر ہے, اور جو شخص میری عزت نہیں کر سکتا وہ اس رشتے کی عزت نہیں کر سکتا. آصف کے اور میرے بیچ میں رشتہ صرف اسی لیے ٹوٹا تھا کہ اس کو سیلف ریسپیکٹ نہیں تھی اور اس کو میری ریسپیکٹ بھی نہیں تھی. وینا, میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. لحاف میں کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے باتیں کرنے بھی حدود میں آتا ہی نہیں آتا؟ جتنا کام آج تک آپ نے کیا, کیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتی ہیں؟ یہ کسی سے انہوں نے یہ کام سیکھا ہے یا یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے ان کا ساتھ؟ I have the guts to become the Prime Minister of Pakistan. ویلکم بیک خواتین. بات ہو رہی ہے وینا ملک سے. آپ نے کہا میں نے اپنی حدود کو کبھی کراس نہیں کیا. آپ کی حدود ہیں کیا؟ ایک دفعہ بتا دیں. کون سی حدود جاننا چاہتے ہیں آپ؟ آپ خود بتا دیں. جن کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کراس نہیں کیا, وہ حدود ہی بتا دیں. بالکل, ایک بیٹی ہونے کے ناطے میری اپنی حدود ہیں, ایک لڑکی ہونے کے ناطے میری اپنی حدود ہیں, ایک اداکارہ ہونے کے ناطے میری اپنی حدود ہیں, اور ایک ماڈل ہونے کے ناطے میری اپنی حدود ہیں. ماڈل ہونے کے ناطے جو حدود ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک سرٹن لیول ہے میرا جس سے آگے میں کم کپڑے نہیں پہن سکتی. ایک سرٹن لیول ہے میرا جس سے آگے جا کے میں پرفارم نہیں کر سکتی. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ نو میٹر واٹ کتنے پیسے مجھے آفر ہوں میں وہ نہیں کروں گی, اور وہ میں نہیں کرتی. میرے بہت زیادہ اصول ہیں اور میں ان کو فالو کرتی ہوں. وینا, میں سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا, تو آپ نے اپنے حدود کی بات کی. جو لحاف میں کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے باتیں کرنے بھی حدود میں آتا ہی نہیں آتا؟ جی بالکل, اگر آپ کسی کے ساتھ لحاف میں بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں لحاف میں, مگر اس لحاف میں بیٹھ کے اس کو میڈیا کس طرح سے دکھاتا ہے ٹھیک ہے, وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں کسی کے ساتھ لحاف میں بیٹھی ہوں مگر اس کو میڈیا
कैमरा एंगल से इस तरह से दिखाता है कि शायद उस लिहाफ में बैठने में कुछ गलती है। अगर उस लिहाफ में बैठना गुनाह होता तो मैं कभी उस लिहाफ में ना बैठती। मेरा दिल साफ था, मैं किसी के साथ लिहाफ में बैठी हूं। जब टेम्परेचर -10 में होगा तो आप लिहाफ में बैठेंगे ना आउटडोर में। आपने कहा कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि बेहूदगी क्या है और तफरीह क्या है। मुझे चंद लफ्जों में समझाने की कोशिश करें कि वीना, आपके नजदीक बेहूदगी और फाशी क्या है? मैं एक एंटरटेनर हूं। सेंसर पॉलिसीज के बीच में रह के मैंने हमेशा काम किया है। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको मैं सेंसर ने कभी पास ना किया हो। लिहाजा एक एक्ट्रेस होने के नाते मैं एक ग्रेट एंटरटेनर हूं। आप एक बोल्ड, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल खातून क्लेम करती हैं अपने आप को। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि ये मैं क्लेम नहीं करती, ये दुनिया क्लेम करती है। आर यू ए ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड? यस, आई एम। आपने कहा कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि बेहूदगी क्या है और तफरीक क्या है। वीना मलिक, आपके नजदीक बेहूदगी और फहाशी क्या है? मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूं, सेंसर कोड की बात नहीं जानना चाहता। यकीनन जो चीजें आप अपने घर वालों के साथ बैठकर नहीं दे सकते, जैसे कि मैं मिसाल दे सकती हूं कि पाकिस्तान में जो स्टेज होता है वो यकीनन बहुत ज्यादा फहाशी होती है। फहाशी आप चाहें तो बंद कपड़ों में भी दिखा सकते हैं। आप बंद कपड़ों में पूरे कपड़े पहनकर ऐसे एक्शंस करें जिसको देखकर आपको घिन आए, वो यकीनन फहाशी है। आप एक ऐसी चीज करें सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग हो, वो यकीनन फहाशी है। जितना काम आज तक आपने किया, क्या वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने जितने भी शोज किए हैं या मैं जितना भी काम करती हूँ, मेरे घर वाले, मेरी माँ, बहन, भाई, मेरे कजन सब देखते हैं। आपके नजदीक एक औरत क्या है? एक कमोडिटी, एक नुमाइश की चीज या काबिल एहतराम चीज? हरगिज नहीं। औरत एक इंडिविजुअल है। औरत के अपने राइट्स हैं। औरत एक अलग पूरा इंसान है। उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, उसकी डिग्निटी है और उसकी अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके हैं। आप नहीं समझती कि जो फिल्मों में आइटम गर्ल्स हैं या आइटम नंबर्स होते हैं वो किसी न किसी तौर पे औरत की तज़हीक की वजह बनते हैं, क्योंकि जो नुमाइश वहाँ पे होती है जिस्म की जिस अंदाज से, और जिसका मकसद भी कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है। आइटम नंबर्स इंडिया में बहुत बड़े हैं और तमाम लीडिंग एक्ट्रेसेस जो है वो आइटम नंबर्स करती हैं। बहुत दफा तो फिल्म का पूरा दारोमदार आइटम नंबर पर होता है। मुझे नहीं लगता है कि आइटम नंबर से किसी की तजलील होती है। आप एक अदाकारा होने के नाते एक किरदार निभा रही होती हैं। एक छोटा सा किरदार निभाने से आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी कैसे खत्म हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या तस्लीम करती हैं कि हर माशरा की मजमूई अखलाकियात होती हैं? जी बिल्कुल, हर जगह की होती है। और क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि औरत अपने वकार के हवाले से बहुत ज्यादा हसास होती है? जी बिल्कुल। तो फिर आप इसका इतलाक अपने पे क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं करती? देखिए, मैं एक अदाकारा हूं और मेरी जाती जिंदगी हमेशा लाइमलाइट में रहती है, चाहे वो मैं चाहूं या मैं ना चाहूं। कभी भी कोई लड़की कभी नहीं चाहती है कि उसकी जाती जिंदगी को उछाला जाए। मीडिया उछालता है, जो कि बहुत तकलीफ दे बात है। आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है, मुझे भी तकलीफ पहुंचती है, मगर उसके अलावा मैं एक वक्त में बहुत सारे किरदार निभा रही होती हूँ। मैं एक अदाकारा हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ और मैं एक मुआशरे से ताल्लुक रखती हूँ। लिहाजा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तमाम चीजों को साथ लेकर चलूँ, मगर कभी कभी बहुत मुश्किल होता है और मुझे भी उन चीजों से तकलीफ होती है जब लोग बिना सोचे समझे खड़े होकर आपके किरदार पर कोई भी बात करते हैं। मगर मैं एक अदाकारा हूं और मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूं, लोग बहरहाल मेरे ऊपर बात करेंगे। मगर मैं एक अदाकारा हूं वीना मलिक, तो आपको कंट्रोवर्शियल चीजें पसंद हैं, वो फोटो शूट हो, बिग बॉस में शिरकत हो, वीना का विवाह करने के लिए तैयार होना हो, गे लेस्बियन मैरिज की हमायत का ऐलान हो, आपके बयानात, हत्ता के आपका रमजान में प्रोग्राम करना, सब कंट्रोवर्शियल है। देखिए, मैंने जितना भी काम किया, ये तमाम के तमाम मेरे काम हैं। आप इन किसी भी चीज को आप मेरी जाती जिंदगी नहीं कह सकते हैं। मेरी जाती जिंदगी में मैं क्या हूं ये कोई शख्स नहीं जानता। मैं आज भी अगर किसी सेट पर जाती हूं तो मैं सर पे दुपट्टा लेकर जाती हूं, मगर यहां पर मैं आपको ये नहीं बताना चाहती कि आप मुझे कुछ खास चीज समझें। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि स्क्रीन पे जो लोग वीना मलिक को देखते हैं वो वीना मलिक एक अदाकारा है। जाती जिंदगी में वीना मलिक क्या है ये कोई शख्स नहीं जानता। वीना, कि ऐसा तो नहीं है कि आपका फलसफा यही है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा?
देखिए, जो चीज जितनी मशहूर होती है, जो शख्स जितना मशहूर होता है, वो चाहे या ना चाहे वो बदनाम होता ही है। मैंने चाहा कभी नहीं है कि कोई शख्स या लोग या मीडिया मेरे बारे में कुछ लिखे, मगर अगर लोगों के चैनल्स वीना मलिक के नाम की वजह से चलते हैं, अगर लोगों का अखबार वीना मलिक के नाम की वजह से बिकता है, तो मैं लोगों का फायदा ही कर रही हूं ना, इसमें बुरा क्या है? हम ऑडियंस से सवालात ले लें अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल। जी, आपका सवाल। मेरा वीना से सवाल ये है कि अभी तक जितनी भी ये परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, ये किसी से इन्होंने ये काम सीखा है या ये नेचुरल टैलेंट है इनका सारा? ये अभी तक तो सीखा नहीं है, हाँ गाना जरूर सीखा है, मगर एक्टिंग किसी से सीखी नहीं है। आई वुड से इट्स नेचुरल टैलेंट, इट्स इन माई जीन्स, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। आपका सवाल। मैं इकरा सादिक हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने कहा मैंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा है, तो आपने जैसे गेज लेस्बियन मैरिज के बारे में कहा, तो सूरतुल कस्सिस में अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि खुदा हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, और आपने खुद अभी बयान दिया है कि हर इंसान को उसकी मर्जी की और उसकी हदूद के अंदर जिस तरह से वो चाहता है उस तरह की जिंदगी की आदत है। पहली बात तो यह है कि अगर आपने सर के पे स्कार्फ लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जज कर सकती हैं। कौन फैसला करेगा कि मैं अपनी हदों में हूं या हद से बाहर हूं? सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा, आप जैसा कोई इंसान नहीं। और मैं जानती हूं कि मैं अपनी हदों में हूं। आप जो इतने अहम लोग होते हैं जिनको सेलिब्रिटीज बोला जाता है, उनका फैन क्लब भी होता है, उनके इंसानी रिश्ते भी होते हैं, खून के रिश्ते भी होते हैं, दोस्तियां भी होती हैं। बाज़ औक़ात उनका अमल जो है उन सबको दुख पहुंचाता है। तो क्या आपको महसूस होता है कभी ऐसा हुआ हो कि आपके किसी रवैये की वजह से इनमें से किसी एक को दुख पहुंचा हो? देखिए, हमेशा से लेकर अब तक शायद एक ही वाक़या मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जब मेरे अब्बू मुझसे नाराज़ हुए थे, और वो वक्त मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था, क्योंकि बहुत सारे लम्हे ऐसे थे जब मेरे बाप ने मुझे बताया कि उनको मुझ पर फ़ख्र है। बचपन में चाहे वो मैंने ट्रॉफीज़ जीती हूँ या मैंने अपने स्कूल में टॉप किया हो, मगर एक वक्त जब मेरे बाप ने कहा कि वो मुझसे नाराज़ हैं, तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी। मगर उसके अलावा आप एक एक्टर होते हैं तो लोग आपके काम को अक्सर तनकीद का भी निशाना बनाते हैं और पसंद भी करते हैं। मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता आया है, मगर आज तक कभी किसी फैन ने ये खड़े होकर नहीं कहा कि मैंने किसी को तकलीफ दी या किसी को परेशान किया। मेरे करीबी लोगों में एक वक्त में मेरे अब्बू मुझसे नाराज़ हुए थे, मगर अब वो ठीक है। जी, आपका सवाल। मेरा नाम मुबशर इदरीस है। मेरा वीनेक्स में ये क्वेश्चन है, लाइक इकरा ने जिस तरह क्वेश्चन किया कि इन्होंने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ा है। कुरान मजीद में एक लिमिट है औरत की, तो क्या वो ये समझते हैं कि वो उस लिमिट में रह के काम कर रही हैं? एंड सेकंड क्वेश्चन इज दिस, अगर इंडिया में जाके इनके इतने स्कैंडल्स बन रहे हैं फिर भी ये वहीं पर काम करती हैं, तो इसकी क्या बात है? ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाती और क्यों नहीं कोई अपना प्रोफेशन बना लेती? जी वीना। माफ कीजिएगा, जब मैं पाकिस्तान में थी स्कैंडल्स मेरे पाकिस्तान में भी थे, स्कैंडल्स मेरे इंडिया में भी हैं, और मैं सिर्फ इस वक्त इंडिया में काम नहीं कर रही, मैं कल को हॉलीवुड में भी चली जाऊंगी तो वीना मलिक के स्कैंडल्स रहेंगे। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो इस्लाम से रिलेटेड हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं और आप बहुत मजहबी हैं तो आपको इतना पता होगा कि मजहब जो है वो किसी भी शख्स का ज़ाती मामला होता है। मैं आपको जज नहीं कर रही कि आप अच्छे मुसलमान हैं या बुरे। बहुत सारे मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरे लोगों को इसको तकलीफ देते हैं। लिहाजा अगर आप मुझे एज अ मुस्लिम जज ना करें और एज एन एक्टर जज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे एज अ मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात जज कर सकती है और वो खुदा की ज़ात है। मुझे सजा भी उसी ने देनी है और मुझे जजा भी, आपने नहीं। लिहाजा आप मुझसे सवाल मत कीजिए। आपका सवाल। क्वेश्चन ये है कि इस्लाम एक इज्तिमाई मामला है और आप इसको इनफरादी मामला करार दे रही हैं, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्लाम हर बंदे का पर्सनल मामला है? मुझे ये प्रूफ दे दीजिए। बहुत इज्जत के साथ मैं इन साहब को कहना चाहूंगी कि मजहब जो है वो अगर जाती या इज्तिमाई मामला भी है तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैंने बिग बॉस में भी 5 वक्त की नमाजें पढ़ी थी, मगर क्या आपने देखी? मैं अपनी जाती जिंदगी में भी नमाजें पढ़ती हूँ, मगर क्या आप देख पाते हैं? क्योंकि मेरा चेहरा आप सिर्फ और सिर्फ तब देखते हैं जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ। लिहाजा मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप मुझे बराए मेहरबानी जज मत कीजिए। और जिस तरह से आपने खड़े होकर के बात की है, मैंने आज तक किसी भी मुआशरे में रहते हुए किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की है एज अ गर्ल और एज अ पर्सन। लेकिन ये सवाल आप किसी भी शख्स पे खड़े होकर नहीं उठा सकते हैं कि आप इस बात का जवाब दें कि आप कितने मुसलमान हैं। हाँ, मैं खुदा पे यकीन रखती हूं और आप मुसलमान हैं तो आपके लिए काफी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं और एक खुदा पर यकीन रखती हूं। आपने तस्लीम किया कि आप फ्लर्ट हैं,
مگر جب آپ کسی ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں تو آپ بہت لائل ہوتی ہیں، مگر آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کتنی ریلیشن شپ میں ملوث رہی ہیں اور کس کس کے ساتھ لائل رہی ہیں؟ سب سے پہلے میری منگنی ہوئی تھی میرے کزن کے ساتھ 14 سال کی عمر میں. اس کے بعد میری ملاقات ہوئی ببرک کے ساتھ. اس کے بعد ملاقات ہوئی آصف کے ساتھ. اس کے بعد میرے ابو نے چاہا کہ میں فیصل اکبر سے منگنی کروں. اس کے بعد میری ملاقات ہوئی اشمت پٹیل کے ساتھ اور اس وقت میں سنگل ہوں. یہ جو بامبے 125 کا کو سٹار ہے اس سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت ہی قریب ہوگی ملاقات، اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی آپ ممبئی 125 کلومیٹرز کی تصویروں کی بات کر رہے ہوں گے. یہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں ہیمنت مدھوکر. ان کی بیوی کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں جو کہ میری دوست ہیں. اور یہ جو تمام تصویریں آپ نے اور لوگوں نے دیکھی ہیں، میں نے آج تک کبھی اس کو کلیئرٹی نہیں دی ہے، بات نہیں کی ہے، مگر آج آپ کے پروگرام میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ شوٹنگ کی تصویریں ہیں، سیٹس کی تصویریں ہیں جن میں باقی تمام لوگوں کی موجودگی کو کراپ کر کے کاٹ کے صرف میری اور ہیمنت جی کی تصویریں جو ہے میڈیا نے اپنے میگزینز کے اوپر ڈالی ہیں. ہیمنت جی کے ساتھ میری بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور ان کی بیوی کے ساتھ بھی میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ ساری تصویریں آپ ہی کی کراپ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وینا ملک صرف ایک ہے دنیا میں. جہاں پہ بھی وینا ملک کی تصویریں کسی کے ساتھ دکھیں گی اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وینا ملک کا اس شخص کے ساتھ تعلق ہے. میں ایک اداکارہ ہوں، بہت سارے ایونٹس میں جاتی ہوں اور لوگ یہ تصویریں کلک کرتے ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کس قسم کی تصاویر ہیں، تبھی تو لوگ رائے دیں گے نا. جی بالکل. آج کل کے دور میں اگر ایک تصویر میں 6 لوگ ہیں، صرف ان میں سے 2 لوگوں کی تصویر کو کراپ کر دیا جائے تو صورتحال بدل جاتی ہے. لہٰذا ایک اداکارہ کے ساتھ اس طرح کے سکینڈلز بننا اور اس طرح کی رپورٹس آنا ایک نارمل سی بات ہے. آپ نے کہا کہ آپ کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے کی آفر ہوئی ہے. آپ کو کس جماعت کے رہنما نے آفر کیا ہے؟ جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بگٹی صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں رابطہ کیا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ این کے ایک صاحب ہیں جنہوں نے نام لیجیے گا. پاکستان میں جو میری ٹیم ہے سہیل راشد، اس کے لیے آپ کو میرے جو پاکستان میں جو ریپرزینٹیٹیو ہیں سہیل راشد، ان کے پاس جانا پڑے گا، یا پھر آپ مجھے اجازت دیں گے میں ان کو کال کروں کیونکہ مجھے ان کا نام یاد نہیں. خود سنیں تحریک انصاف میں جانا چاہتی ہیں؟ جی مجھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا کوئی شوق اور کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں ایک اداکارہ ہی بہت اچھی. آپ کہتی ہیں کہ زندگی میں ہر چیز کی ایک قیمت ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس شہرت کے لیے جہاں آپ موجود ہیں کیا آپ نے عزت اور سیلف ریسپیکٹ کی قربانی دی؟ ہرگز نہیں. وینا ظاہری خوبصورتی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بالکل. ظاہری خوبصورتی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جب یہ مگر ختم جو ہو لوگ جائے گی، جنونلی خوبصورت ہوں وہ ہمیشہ خوبصورت رہتے ہیں. جب یہ ختم ہو جائے گی تو لوگ وینا کو کیسے یاد رکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں ظاہری طور پر اتنی ہی خوبصورت رہوں گی جب تک میں زندہ ہوں، چاہے میں بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤں، بیکاز خوبصورتی میرے جینز میں ہے اور یہ صرف میک اپ کی مرہون منت نہیں ہے. مردوں میں آپ کا آئیڈیل کون ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں. مردوں سے تنگ آ گئی ہیں؟ بریک لیا ہے شاید. وینا آج کل میں آئیڈیل مردوں کے بارے میں یا مردوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی. وینا کہیں چلے آپ نے کہا لیٹ می گرو ایز این آرٹسٹ اور آئی ول بیکم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ رول دس کنٹری. آپ دھمکی دے رہی تھی؟ نہیں، میں تو حقیقت بتا رہی تھی. آئی ہیو دا گٹس ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. وینا اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر دی جائے اور صدارتی الیکشن کے لیے ہر شخص کو ووٹ دینے کا حق ملے تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے؟ کیوں نہیں ملیں گے. آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے. پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ جس شخصیت کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے اور ڈسکشن ہوئی ہے وہ صرف اور صرف وینا ملک ہے. کسی کے بارے میں بات چیت ہونے کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو ووٹ دیں گے. وینا یہ سیاست بہت خوفناک چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ سیاست خوفناک چیز ہے اور میں بھی حقیقت جانتی ہوں، مگر میں اس سیاست میں آؤں گی انشاءاللہ ایک دن، مے بی آفٹر 10 years or so, but I'll get into politics. Do you agree that Veena Malik is controversy's favorite child? No, I would rather say that yes, controversies always follow me, but I would say that I'm a drama queen. وینا ملک آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you.